नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंशानुक्रम और भिन्नता के सिद्धांत का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिनमें हमने मेंडल्स के सिद्धांतों को पढ़ा कि मेंडल के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे। साथ ही हमने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी पढ़ लिया। अब हम आज बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत जो दिया था वह दिया था सटन और बोवेरी ने, इसलिए हम इसे सटन बोवेरी गुणसूत्र सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब आप समझते हैं कि जब पेरेंट्स से यानी जनक से संतति में जब गुणों का स्थानांतरण होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसीलिए जब क्रोमोसोम इसमें सहायक होते हैं, जब क्रोमोसोम किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं या सटन और बोवेरी का गुणसूत्री सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को कहेंगे वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। चाहे तो इसे आप वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत कहिए, चाहे इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहिए, या फिर सटन बोवेरी गुणसूत्री सिद्धांत कहिए, तीनों ही नाम एक ही थ्योरी से हैं। ठीक है। अब ये जो वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत था वह 1900 के प्रारंभ में सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था। यह आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत है। आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं के ऊपर क्या उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है। और जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की एक इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। और जीन कहाँ उपस्थित है? इस क्रोमोसोम के ऊपर। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित है? जीन। कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बहुत सारे जीन एक क्रोमोसोम पर पाए जा सकते हैं। और यही क्रोमोसोम क्या करता है, जब मियोसिस प्रोसेस होती है या अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय यह किस में चला जाता है? युग्मज का जब निर्माण होता है तो युग्मज में एक क्रोमोसोम जाता है उस जीन को लेकर, और उस जीन का वाहक कौन होता है? क्रोमोसोम होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत है जो गुणसूत्रों को आनुवंशिक सामग्री के वाहन के रूप में पहचानता है। आनुवंशिक सामग्री कौन सी है? जीन। और जीन को पहुंचाने का, यानी जीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? क्रोमोसोम कर रहा है। इसलिए क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है? वाहक है आनुवंशिक सामग्री का अथवा जीन का। ठीक है। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जो जीन है, क्या है? जीन ये कहाँ उपस्थित है? क्रोमोसोम के ऊपर। मान के चलो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में क्या है? यह मान के चलो जीन है। तो इस जीन की जो लोकेशन है, इस जीन की क्या है? इस जीन की जो लोकेशन है इसे हम बोलते हैं लोकाई। उसे हम क्या बोलते हैं? लोकाई। हिंदी में इसे लौकी भी कह सकते हैं। तो लौकी या लोकाई कहाँ उपस्थित है? इस जीन, मतलब जीन की जो उपस्थिति है क्रोमोसोम के ऊपर, जिस जगह जीन उपस्थित होता है क्रोमोसोम के ऊपर, उस जगह को हम उसका लोकाई या कहते हैं। ठीक है, उसकी लोकेशन या लोकाई कहते हैं। ठीक है। इस फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले उसने क्या किया कि एक येलो सीड लिया, ग्रीन सीड लिया, राउंड सीड लिया और रिंकल सीड लिया। आपको पता है जो येलो सीड होता है वो डोमिनेंट है, मतलब प्रभावी कारक है, और ग्रीन सीड कैसा है? अप्रभावी कारक है। ऐसे ही यहाँ पर राउंड सीड प्रभावी कारक है और रिंकल सीड अप्रभावी कारक है। तो इस इमेज में जब हम देखते हैं तो जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है? ये वाला क्या है? वाई जीन है। और ये कौन सा जीन है? आर जीन है।
यहाँ पर ये Y है और ये R है। अब ये दोनों A वाला Y और A वाला R साथ साथ में जा रहे हैं, यहाँ पर A वाला Y और A वाला R एक तो साथ साथ जा रहे हैं और बाद में एक दूसरे से अब अलग हो जाते हैं और नए गैमेट का या नए युग्मज का क्या करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? यह कहती है कि जिस तरह से मेंडल के जो जीन थे, मेंडल के जो जीन हैं, उस जीन के एलील एक दूसरे से अलग हो रहे थे। कब? मियोसिस प्रोसेस के समय या अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हो रहे थे स्वतंत्र रूप से। वैसे ही जो क्रोमोसोम है वह भी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जब वो क्या बनाते हैं, युग्मजों का निर्माण करते हैं या फिर गैमेट का निर्माण करते हैं। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। और सामान्यतः मेंडल के लॉ को फॉलो करते हुए 9:3:3:1 के रेशियो में अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिंकेज और पुनर्संयोजन क्या है। देखो, जब मॉर्गन काम कर रहे थे किस पर? सटन और बोबरी की थ्योरी पर। सटन और बोबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, यानी गुणसूत्रों का वंशागति नियम दिया। इसी पर और आगे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे? मॉर्गन कर रहे थे। तो मॉर्गन ने देखा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी फल फूल रखे रहते हैं, उन फल फूल के ऊपर कुछ मक्खियाँ घूमती रहती हैं, उन मक्खियों को हम क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और इसी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसी का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इस पर इन्होंने काम किया, किसने? मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने देखा कि जो मेंडल का लॉ था 9:3:3:1 का जो रेशियो था फिनोटाइप, उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन के आधार पर उन्होंने लिंकेज और पुनर्संयोजन की परिभाषाएं दी। तो लिंकेज क्या है? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने समझाया कि जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है उसमें परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से सभी जीन किसके ऊपर उपस्थित हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। ऐसे एक क्रोमोसोम हो गया और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? जीन उपस्थित हैं। तो मान के चलते हैं ये है ए जीन, ये है बी जीन और ये है सी जीन, ठीक है। तो अब जब इसके साथ हम क्रॉसिंग करवाएंगे किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ में, इस तरह से इन क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग होगा। जब ये इसके पास आएगा, इस तरह से क्रॉसिंग करेगा, तो कौन सा जीन इसके पास जाएगा, एक साथ जाएगा, और कौन सा जीन इसके अलग जाएगा, वही कहलाता है लिंकेज और पुनर्संयोजन। तो यहाँ देखो परिभाषा क्या कहती है लिंकेज की, कि जब एक ही गुणसूत्र पर जीनों की भौतिक जुड़ाव होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। एक ही गुणसूत्र पर जीनों के भौतिक जुड़ाव को क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। मतलब अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम पर ये जो जीन है ए, बी या सी, इनके बीच में जो भौतिक जुड़ाव है, मतलब एक दूसरे कितने दूर हैं, कितने पास हैं, यही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। तो लिंकेज ज़्यादा किस में है? जो ज़्यादा पास में होगा। तो ए और बी के मध्य क्या होगा? लिंकेज ज़्यादा होगा। बी और सी में इससे थोड़ा कम होगा और ए और सी के मध्य में लिंकेज सबसे कम होगा। तो दूरी पर निर्भर करता है कि किसमें लिंकेज ज़्यादा होगा। अगर दो जीन के बीच की दूरी कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और अगर दो जीन के बीच की दूरी अधिक है तो लिंकेज कम होगा। और अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन उपस्थित हैं उनके बीच में
लिंकेज कम होगी, क्या होगी, लिंकेज कम होगी, तो पुनर्संयोजन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो पुनर्संयोजन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लिंकेज है वह पुनर्संयोजन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं यहाँ लिंकेज लिख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 रिकॉम्बिनेशन, मतलब पुनर्संयोजन। तो लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। इसलिए जब किसी जीन के अंदर लिंकेज अधिक होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और अगर लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन अधिक होगा। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि लिंकेज किसे कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर जीनों की भौतिक जुड़ाव को क्या कहा जाता है, लिंकेज कहा जाता है। और पुनर्संयोजन किसे कहते हैं, गैर अभिभावक जीन संयोजन को। गैर अभिभावक मतलब नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको बताया एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, दोनों कैसे हैं, होमोलोगस है। होमोलोगस है मतलब दोनों एक समान है। जब दोनों एक समान है लेकिन क्योंकि नॉन सिस्टर का मतलब ये एक दूसरे के नहीं है, जैसे ये और ये दोनों कैसे हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, लेकिन ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, तो ये कैसे हो गए, गैर अभिभावक हो गए या नॉन सिस्टर हो गए। ठीक है, गैर अभिभावक या फिर नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में जब पुनर्संयोजन होता है, जीन का संयोजन होता है, मतलब जीन एक दूसरे से मिलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका आकार एक समान है, देखने में एक समान है। अब इनके ऊपर कोई जीन प्रेजेंट है, A B C, ये 3 जीन हो गए। ठीक है, इस पे भी A B C 3 जीन हो गए। अब ये जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, जीन का एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र होगा। इसका कुछ जीन इसमें जाएगा, इसका कुछ इसमें जाएगा। तो आप देखिए, इसका ये भाग यहाँ चला गया और इसका ये भाग यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका जो करैक्टर है, जो जीन है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल सी है। यहाँ पर स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, लेकिन कैपिटल सी है। इस तरह से क्या होता है, जीन का स्थानांतरण होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के बीच में। ठीक है, अब देखो इसमें चांसेस किसके ज़्यादा साथ में रहने के, जो ज़्यादा पास में होगा उसमें लिंकेज ज़्यादा होगी, जो दूर दूर होंगे उसके बीच में उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो ए और सी के बीच में दूरी अधिक थी, इसलिए यहाँ क्या हुआ, ए सी से अलग हो गया, लेकिन ए और बी के बीच में दूरी कम थी, यानी लिंकेज अधिक था, इसलिए इनके बीच में कोई विभाजन नहीं हुआ। तो ए और बी साथ में रहे और सी इससे अलग हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ए और ए, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए ये कैसे हो गए, गैर अभिभावक हो गए या फिर नॉन सिस्टर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न अपन देख लेते हैं कि गुणसूत्रों की खोज किसने की। तो गुणसूत्रों की खोज यानी क्रोमोसोम की खोज, तो क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले की थी कार्ल विल्हेम वॉन नगेली ने। कार्ल विल्हेम वॉन नगेली, इनके द्वारा गुणसूत्रों की खोज या फिर क्रोमोसोम की खोज की गई थी। वह कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब सबसे पहले कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न, यानी एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनती हैं और इनके बाद फिर 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो इस कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, कार्ल विल्हेम वॉन नगेली ने किया था। दूसरा, उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन का मतलब जब किसी जीव के जीनोम के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का परिवर्तन होता है। जीनोम क्या है, किसी कोशिका में पाए जाने वाले सभी जैविक पदार्थों का जैसे कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, सभी का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक जो डीएनए है वो किससे मिलकर बनता है, तो आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में कि जो डीएनए है उसकी जो संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक नाइट्रोजन बेस होता है, यानी नाइट्रोजन क्षार होता है, प्लस पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर यानी शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा होती है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं,
न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का समूह है। तो जो जीनोम है, मतलब जो डीएनए है, बहुत सारे डीएनए जो हैं उनके अगर अनुक्रम में, मतलब उनके सीक्वेंस में परिवर्तन अगर आ जाता है, उसे अपन कहते हैं उत्परिवर्तन। इसे अपन आगे भी समझेंगे बहुत डिटेल में। इसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। मतलब जब डीएनए के सीक्वेंस में, यानी न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में या डीएनए के अनुक्रम में जब कोई परिवर्तन आ जाता है, वह परिवर्तन अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। कितने प्रकार का है, क्या है, वो सब अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो आपको पता है वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सटन और बोबरी ने। किसने किया? सटन और बोबरी ने। कब किया था? 1902 में। फिर क्या लिखा है, गुणसूत्रों और जीनों के व्यवहार में किन्हीं दो समानता को बताइए। मतलब गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम और जीन दोनों में क्या समानता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं उत्तर। यह आनुवांशिकी का एक मौलिक एकीकृत सिद्धांत है। कौन सा? गुणसूत्र सिद्धांत। क्या है? आनुवांशिकी का एक मौलिक एकीकृत सिद्धांत है जो गुणसूत्रों को आनुवांशिक सामग्री के वाहक के रूप में पहचानता है। मतलब गुणसूत्र क्या कर रहे हैं? आनुवांशिक सामग्री के वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये जीन का क्या कर रहे हैं? वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब जीन का स्थानांतरण कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत को 1902 में सटन और बोबरी द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित किया गया था। सटन और बोबरी ने दोनों ने वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था या दिया था। ठीक है, नेक्स्ट गुणसूत्र। अभी क्या बताया गया? ये बताया गया समानताएं। गुणसूत्रों और जीन के व्यवहार में क्या समानता है? तो सबसे पहले गुणसूत्र और जीन दोनों एक द्विगुणित जीव में जोड़े में होते हैं। मतलब द्विगुणित मतलब जिसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड फॉर्म में हो, है ना, जोड़े में उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं? द्विगुणित जीव कहते हैं। तो किसी भी द्विगुणित जीव के जोड़े में गुणसूत्र और जीन दोनों पाए जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र और जीन दोनों अपनी युग्मित स्थिति को खो देते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, जब युग्मकों का निर्माण होता है, देखो 2-3 चीज़ें यहाँ समझो कि इसमें हम बता रहे हैं कि जीन और गुणसूत्र के व्यवहार में क्या समानता है। तो सबसे पहली समानता क्या हुई? सबसे पहली समानता हुई कि चाहे जीन हो चाहे गुणसूत्र हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। ठीक है। दूसरा, जब युग्मकों का निर्माण हो रहा होता है तो युग्मकों के निर्माण के दौरान ये दोनों, चाहे वो गुणसूत्र हो चाहे जीन हो, दोनों अपनी युग्मित स्थिति खो देते हैं। मतलब दोनों जोड़े में नहीं रहते हैं। जोड़े से क्या करते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे चाहे ये हो, है ना, तो ये भी एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर दो क्रोमोसोम है, जैसे XX या XY, ये भी एक दूसरे से क्या हो रहा है? युग्मज जब निर्माण होता है तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जीन एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, वैसे ही क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं जब वह युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपकी दो समानताएं पूछी थी क्रोमोसोम और जीन के बीच में। तो दो समानताएं कौन कौन सी हो गई? पहला, जीन और गुणसूत्र दोनों ही कैसे हैं? जुड़े में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होते हैं तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।